नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 9 के दुख पाठ के लास्ट भाग का आलोचना करेंगे। लास्ट भाग को शुरू करने से पहले भाग में जो कुछ हम लोगों ने आलोचना किया था उसके बारे में थोड़ा आलोचना कर लेते हैं, पूर्ण आलोचना कर लेते हैं। तो पहले भाग में हमने देखा था कि दिलीप की पत्नी दिलीप को छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो अपने सहेली के साथ सिनेमा देख के आ रहे थे, सिनेमा देखने गए थे, इसलिए दिलीप की पत्नी उनको छोड़ के चली जाती है। तो वो इस दुख से बचने के लिए रात के ठंडे में जहाँ पश्चिमी हवा बह रहा था उस समय वो मिंटो पार्क में जाके बैठते हैं। मिंटो पार्क में बैठते हुए वो दूर देखते हैं तो फ्रंटियर मेल की आवाज़ से उनका दुख थोड़ा कम होता है और वो वापस घर के लिए रवाना होते हैं पैदल। तो वो देखते हैं रास्ते में बच्चा एक थाली में कुछ पकोड़े बेच रहा था, कुछ ढेरिया बेच रहे थे और उस बच्चे के साथ वो बात कर रहे थे कि कितने में कितना ढेरिया है, वो क्यों लेके इतने रात में बैठा हुआ है, ये सब बात चल रहा था। इतना तक हम लोगों ने फर्स्ट भाग में पढ़ा था और फिर वो बच्चे से वो ढेरिया सभी खरीद लेते हैं 8 पैसे में। इतने तक हुआ था। अभी सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, मतलब 8 पैसे के जो खोमचा बेचने, खोमचा मतलब वो पकोड़ा ढेरिया कुछ लेके वो लड़का बैठा हुआ था, वो बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी। दिलीप सोच रहा था कि अगर ये बच्चा इतनी ठंडी में, इतनी जरा मतलब ठंडी में रात को एक सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहन के वो बैठा हुआ है, सिकुड़ के बैठा हुआ है, तो उसकी घर की क्या परिस्थिति होगी, घर की क्या अवस्था होगी। ये सोचकर दिलीप सिहर उठा। ये सोचकर दिलीप के शरीर में एक कंपन उठ गया कि कितनी गरीबी की हालत में वो लोग रह सकते हैं। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के के थाली में डाल दिया। दिलीप ने 8 पैसे का था, 1 रुपया निकाल कर लड़के के थाली में दे दिया। रुपये की खनखनाहट से वो सुनसान रात गूंज उठी और रुपये की आवाज़ जो थाली में जैसे ही गिरा, स्टील का थाली था लेकिन थोड़ा पतला थाली था, उसके ऊपर जैसे ही गिरा छन छन करके एक आवाज़ हुआ, उससे पूरा रात का सुनसान रात गूंज उठा। चारों तरफ वही आवाज़ सुनाई दे रहा था। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने बोला कि मेरे पास तो इसका छुट्टा नहीं है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और उसके जो ढेरिये थे उसका रेट सिर्फ 8 पैसा था, मतलब उसको अभी 92 पैसा रिटर्न करना है, तो इतना पैसा तो उसके पास नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? दिलीप पूछते हैं उससे कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़का बोलता है पास ही गली में है। तो बोलता है कि पास के ही गली में है। लड़के ने जवाब दिया, लड़के ने यही बोला कि पास की गली में है। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। दिलीप के मन में उसके घर को देखने का इच्छा प्रकट हुआ, क्यूरियोसिटी जागा कि वो उनका घर देखना चाहता था, वो लड़के का घर वो देखना चाहता था। बोला मुझे उधर ही जाना है। वो दिलीप उसके घर देखने के बहाने से बोला कि मुझे उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर के से पैसा ले लूंगा, रास्ते में जाते हुए रास्ते में तुम्हारे घर से मैं पैसा ले लूंगा, तुम उधर से मुझे पैसा दे देना। ये बोलकर दिलीप बहाना करके उसका घर देखना चाहते थे। बच्चे ने घबरा कर कहा, बच्चा थोड़ा डर गया, वो घबरा कर बोला पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे, पैसे तो घर पर भी नहीं है, मैं आपको जो पैसा रिटर्न करूंगा वो पैसा तो मेरे घर पे भी नहीं है। दिलीप सुनकर सिहर उठा। दिलीप सीट से कब गया कि मतलब 92 पैसा घर में नहीं है, मतलब उसका हालत कैसे हो सकता है। परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो, क्योंकि दिलीप का मेन टारगेट था कि उसके घर देखना है। उनका मेन मोटिव यही था कि वो उनका घर देखना चाहते थे, इसलिए वो बोल रहे थे कि होगा, चलो तुम घर चलो पहले। लड़का खाली थाली को छाती से चिपका आगे आगे चला और उसके पीछे बाईसाइकिल को थामे दिलीप। लड़का खाली थाली को लेकर, जिस थाली में वो ढेरिया बेच रहा था, वो थाली को चिपक कर ऐसे गले से लगाकर, छाती से चिपका हुआ लगाकर आगे आगे चला। आगे आगे वो जा रहा था घर की तरफ और उसके पीछे बाईसाइकिल को थामे, बाईसाइकिल को पैदल चलाते हुए दिलीप भी चले। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? दिलीप ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा बाप तो मर चुके हैं।
दिलीप चुप हो गया। दिलीप ये सुन के भी थोड़ा चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, कुछ और थोड़े आगे बढ़ने के बाद दिलीप फिर से पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? तुम्हारी माँ क्या काम करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ, एक अफसर के यहाँ, एक आदमी के यहाँ चौका बर्तन मतलब बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब काम करती थी हैं। अब बाबू ने हटा दिया, अभी बाबू ने उनको भी निकाल दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? क्यों तुम्हारे माँ को निकाल दिया काम से बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपया महीना लेती है। माँ 2.5 रुपया मतलब इधर में 2.5 लगे 2.5, ठीक है, 2.5 रुपया महीना लेती थी। जगत की माँ ने बाबू से कहा कि वो 2 रुपये में सब काम कर देगी। जगत नाम का एक लड़का है, उसकी माँ ने बोला कि वो 2.5 रुपया लेते हैं मतलब 2.5 पैसा है, मैं 2 पैसा लूंगा मतलब 2 पैसे लूंगा। इसलिए जैसे बाबू ने देखा कि 2 पैसे में मेरा काम हो रहा है तो 2.5 पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो उसने उस लड़के की माँ को निकाल दिया। इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया, और इसलिए जगतू की माँ को बाबू की वाइफ ने रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। दिलीप ये सुनकर भी थोड़ा ठंडा हो गया, चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। लड़का नंगा पैर, उसके पैर में कोई चप्पल भी नहीं था ठंडे के मौसम में, वो गली के कीचड़ में छप जाम करता हुआ वो निकल के जा रहा था, भाग रहा था। ऐसे दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी, और दिलीप अपने शरीर के कपड़े को बचाने के लिए कीचड़ से बचते हुए निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम उसको हो रहा था, थोड़ा असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, और लड़के की चाल की गति मतलब लड़के थोड़ा तेज भाग रहा था, उसकी गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर से एक प्रश्न पूछा उनसे, तुम्हें जरा नहीं मालूम होता? तुम्हें जरा का मतलब होता है ठंडा, शीतलता, तुम्हें ठंडे का महसूस नहीं होता है? तुम्हें ठंडा नहीं लग रहा है? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और अधिक करते हुए उत्तर दिया। चाल को और अधिक मतलब अगर हम लोग तेज दौड़ेंगे या पैदल तेज चलते हैं तो हम लोग के शरीर में गर्मी उत्पन्न होता है, गर्मी लगता है, तो इसके लिए वो और भी तेज चल के उत्तर दे रहा था। नहीं, दिलीप ने फिर प्रश्न किया, उसने बोला कि नहीं मुझे ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तेज चल रहा हूँ, मुझे गर्म लग रहा है, ठंडा नहीं लग रहा है। तो वो बोल रहा है नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती है? दिलीप ने फिर लड़के से प्रश्न पूछा कि जगतू की माँ क्या करती है? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर लाने के लिए मोटर रख ली है। उसने स्कूल में जो लड़कियां जाते हैं उनको घर वापस देने के लिए एक मोटर, एक व्हीकल रख दिया है, मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। मोटर रख ली है और उसे निकाल दिया है। गली के मुख पर कॉमेडी का बिजली का लैंप जल रहा था, और जिस गली से वो लोग जा रहे थे उस गली के मुख पर कॉमेडी का बिजली का एक लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहे थे, और ऊपर की मंजिल जो दो ताले मंजिल जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग जो होते हैं, उनसे उनकी खिड़कियों से भी थोड़ा मतलब प्रकाश रास्ते पे भी गिर रहा था, थोड़ा रोशनी रास्ते में भी पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमककर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था, और उससे गली का कीचड़ चमककर, कीचड़ थोड़ा बहुत लाइटनिंग हो रहा था और इससे थोड़ा बहुत रास्ता दिखाई दे रहा था कीचड़ से बच के चलने का। संकरी गली, संकरी मतलब छोटा सा गली, ठीक है, छोटा सा गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था, और उस छोटे से गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का एक दरवाजा, खिड़की के आकार का, हम लोग को विंडोज के आकार का एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रही थी, और उसका धुंधला लाल सा प्रकाश, धुंधला मतलब क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा झपसा टाइप का प्रकाश, लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों पर, पुरानी ईंट वाले दीवार पर पड़ रहा था। उसी दरवाजे में लड़का चला गया, और उसी दरवाजे से वो लड़का अंदर घुस गया। दिलीप ने झांक कर देखा, दिलीप ने थोड़ा झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, मुश्किल से एक आदमी की कद, एक आदमी का नॉर्मल हाइट जितना होता है उस हाइट के ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए
बनी रहती है। ईंधन मतलब हम लोग गैस सिलेंडर रखने के लिए जो शहरों में घर बनाया होता है ना, ऐसे रहती है। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की टिबरी, मिट्टी के तेल की टिबरी मतलब केरोसिन के जो लैंप होते हैं उसको अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी, उससे अपना धुंधला लाल प्रकाश उस घर में फैला रही थी। लैंप में जब लाइट मतलब आग लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसमें रेड कलर का प्रकाश निकलता है, वही बोल रहा है, फैले रही थी। एक छोटी चरपाई जैसी कि साध्य में महाब्राह्मणों को दान में दी जाती है। एक छोटी चरपाई, चरपाई मतलब चार पाया कुर्सी, उसमें जैसे श्राद्ध में ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो हिंदू शास्त्र में श्राद्ध में ब्राह्मणों को एक चरपाई दिया जाता था, दान में दी जाती है। काली दीवार के सहारे खरीदी, और काली दीवार उस लैंप के लाइटनिंग के कारण, उसके धुएं के कारण पूरा दीवार काली बन गई थी। उस काली दीवार के सहारे खरीदी वो कुर्सी। उसके पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे, वो उसके पाए से, कुर्सी के पाए से दो एक मैले कपड़े लटक रहे थे, पूरे मैले। एक शिनकाय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेट बैठी थी, और एक शिनकाय, शिनकाय मतलब थीन लड़की, मरियल सी औरत, आधी उम्र की शिनकाय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती में, मैली सी धोती मतलब मैली सी साड़ी में शरीर लपेट बैठी हुई थी, किसी तरह से शरीर को लपेटते हुए वो बैठी हुई थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? बेटे को देख मतलब माँ को देख, बेटे को देख माँ ने पूछा कि सौदा क्या, तुम्हारा जो चीज तुमने लेके गए थे घर से वो क्या तुम्हारा बिक गया? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ। लड़के ने बोला, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, और 1 रुपया जो उसको मिला था वो माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को दे देने हैं, और बाकी पैसे हमें बाबू को अभी लौटाने हैं। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, आश्चर्य होकर माँ ने लड़के से पूछा, कौन बाबू बेटा, कौन है ये बाबू? बच्चे ने उत्साह से कहा, बच्चे ने उत्सुकता से कहा, बाईसाइकिल वाले बाबू ने सब सौदा खरीद लिया है। बाईसाइकिल वाले बाबू ने, जो साइकिल लेके आ रहे थे वो बाबू ने सभी सौदे, सभी पकोड़े मेरे खरीद लिए हैं। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, और उनके पास कोई भी छुट्टा पैसा नहीं था। बाबू गली में खड़ा है और बाबू गली के पास खड़े हुए हैं। घबरा कर माँ बोली, माँ थोड़ा घबरा गई और बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? इतना पैसा मेरे पास कहाँ होगा बच्चा? 1 रुपये का इतना सारा पैसा मैं कहाँ से दूंगा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, सिर के घूंघट को संभालते हुए दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से, दिलीप को सुनाने चाहती थी, इसलिए इस कारण से वो अपने बेटे से बोल रही थी। माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले। रुपया बाबूजी को लौटा दो और घर का, उनके घर का एड्रेस ले लो, उनका घर का पता ले लो। पैसे कल ले आना, और तुम जाते वक्त कल उनसे पैसे ले लेना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया, और पैसा रुपया लेकर वो दिलीप को वो पैसा लौटाने आया, मतलब वो रुपया लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, दिलीप भी उस लड़के के माँ को बोलता हुआ बोल रहा था ऊंचे स्वर से, ताकि उसकी माँ सुन ले, ताकि उसकी माँ भी सुने। कहा, रहने दो रुपया। कहा, ये पैसा, ये रुपया तुम रख लो, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा, ये रुपया मैं फिर से कमा लूंगा, कोई परवाह नहीं, रख लो तुम। सिर के कपड़े को आगे खींच, स्त्री ने कहा, सिर के कपड़े को आगे खींच मतलब और भी घूंघटा लगाते हुए कहा, नहीं जी आप रुपया लेते जाइए। माँ ने अभी डायरेक्ट दिलीप से बात कर रहे थे, वो तो डायरेक्ट बोला कि आप रुपया लेते जाइए, आप पैसा रुपया लेके चली जाइए, बच्चा पैसा कल लेते आएगा। बच्चा, मेरा बेटा कल आपसे इसका 8 पैसा होता है, 8 पैसा लेके आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, दिलीप थोड़ा शर्मा गया और वो बोला, रहने दीजिए, ये पैसा मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए दीजिए, और ये जो पैसा है ये मेरे तरफ से अपने बच्चे को मिठाई खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए दे देना। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई, और स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया, दिलीप अंधेरे में थोड़ा पीछे आ गया। स्त्री के मुस्काए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। स्त्री के मुस्काए मतलब थोड़ा मुस्काई उसने, कुमलाए मतलब ड्राई फेस में, पीले चेहरे पर, उनका चेहरा पीला लग रहा था, येलो कलर का लग रहा था क्योंकि वो लाइटनिंग के वजह से हैं, पर कृतज्ञता, उनके ऊपर स्नेह, माया और प्रसन्नता की झलक छा गई। प्रसन्नता भी उनके मुंह पर छा गई।
रुपया अपने चादर की घूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बाह के इशारे मतलब हाथ के इशारे पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मेले अंगोछे में लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला उसे खाने को दे दिया। रुपया अपने चादर के खूंट में मतलब उनको सारे के आंचल में बांध ली, खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से, एक ईंट पर रखी पीतल के लोटे में थोड़ा पानी था, उससे वहाँ के इशारे, हाथ के इशारे पानी लेकर हाथ धो लिया, अपना हाथ धोया पहले, और पीतल के एक बेले के नीचे से, और पीतल के एक बेल के नीचे से, बेल मतलब वो ढक्कन वाला सोच लो, गमला कोई भी, उसके नीचे से मेले अंगोछे का मतलब होता है गमछा, हैं, गमछा या किसी तरह का मेला कपड़ा, हैं, लिपटी रोटी, उस कपड़े में लिपट कर रखा हुआ था रोटी ताकि वो गर्म रहे, हैं, रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला, बेटे को भी हाथ धुलाकर उसे खाने को दे दिया, उसको खाने के लिए ये दे दिया। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था, तो बेटा छट से गया, छट से कमा के ले आया, इसलिए वो थोड़ा खुश हो रहा था। पुलकित होना मतलब थोड़ा खुश होना। मुंह बनाकर कहा, मुंह थोड़ा बनाकर बोला, खुश होकर थोड़ा मुंह बनाकर बोला, रूखी रोटी। उसने बोला फिर से रूखी रोटी। माँ ने पुचकार कर कहा, माँ प्यार से बोल रहा है, नमक डाला हुआ है बेटा, इस रोटी में नमक लगा हुआ है। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी, बच्चे ने जमीन पर रोटी को ऐसे रख दी और एट गया और थोड़ा हट गया, मतलब हटना कहते हैं ना, थोड़ा डीट हो जाना, वो हो गया। सुबह भी रूखी रोटी, हाँ रोज रोखी, वो बोल रहे सुबह भी रूखी रोटी खिलाए मुझे और रोज ये रूखी रोटी ही खिलाते हो मुझे। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था, हाथ आंखों पर रख कर बच्चा मुंह फुलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने उसे गोद में खींच लिया, माँ ने उसको खींचकर गोद में ले लिया और उनसे कहा मेरा राजा बेटा। माँ ने प्यार से लड़के को बोला तू मेरा राजा बेटा है, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगा, सुबह जरूर मैं तुझे दाल खिलाऊंगी। देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, और ये जो साइकिल वाले बाबू आए थे वो तेरे लिए रुपया भी दे कर गए हैं, शाबाश तूने बहुत बड़ी काम किया है, शाबाश। बेटा रीझ गया, मतलब थोड़ा प्रसन्न हो गया। उसने पूछा माँ तूने रोटी खा ली? उसने फिर से अपनी माँ से पूछा कि माँ तूने रोटी खाया? तो माँ बोल रही है अगर माँ भूखी भी होता है तो बच्चों को खिलाने के बाद माँ खुद भूखा रह सकता है, बच्चा का पेट भरना देखने के बाद माँ को भी भूख मिट जाता है। तो वो बोल रहा है खाली अंगूठे को दबाते हुए, खाली अंगूठे को, उस गमछे को खाली है, उसमें रोटी नहीं है, उसको दबाते हुए माँ ने उत्तर दिया, उसको दबाकर माँ ने उत्तर दिया हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है तू खा ले। माँ बोला कि मैंने खा लिया है बेटा, मुझे भूख नहीं है तू खा ले, क्योंकि माँ भी भूखी थी, तब माँ भूखी थी। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, बचपन में अभी जो उसका बचपना है, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं वो अभी काम करने जा रहा है, इससे वो थोड़ा बहुत रूठा हुआ था, उसकी गरीबी के कारण वो थोड़ा बहुत रूठा था। परंतु माँ की बात के बावजूद घर के हालत से परिचित था, परंतु माँ की बात सुनने के बावजूद वो घर का हालत जो था, उसका घर की जो परिस्थिति थी उससे वो अनजान नहीं था, उससे वो परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, उसने अपनी अनिच्छा से, उसका भूख बहुत ज़्यादा लगा था लड़के को, फिर भी अपनी इच्छा के विपरीत जाकर उसने अनिच्छा से माँ को जाकर एक रोटी आगे बढ़ाकर कहा एक रोटी तू खा ले। वो समझ गया कि माँ भूखी है, वो माँ को एक रोटी देके बोलता है माँ तू एक रोटी खा ले। माँ ने स्नेह से पुकारते हुए कहा, माँ प्यार से उसको पुकारते हुए कहा ना बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मैं सुबह देर से खाई थी, दोपहर को नहीं, सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं तू खा। मैं सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, रात हो गया, लेकिन माँ को भूख नहीं है, क्योंकि माँ को पता है अगर एक रोटी वो खा लेगी तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। इसलिए वो माँ चाहती थी कि अपने बेटे का भूख निवारण करे, इसलिए वो खुद भूखी रहती है और बेटे को भरपूर खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था, ये परिस्थिति देखने के बाद दिलीप और सह नहीं सक रहा था और ये परिस्थिति वो देख नहीं सक रहा था। दांतों से होठ दबा वो पीछे हट गया, दांतों से वो होठ दबाकर
वो पीछे हट गया, उसको सहन नहीं हो रहा था इतना दर्द देखने के बाद। मकान पर आकर वो बैठा ही था, मकान पर आकर वो अपने घर पे आकर वो बैठा ही था। नौकर आया, दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, दो जेंटलमैन का नाम बताकर उन्होंने कहा, नौकर ने कहा, दो भद्र पुरुष आए थे, बैठकर चले गए, आपका प्रतीक्षा करके वो लोग चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी और खाना तैयार है। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं, मतलब उनको भूख नहीं है, दिलीप को भूख नहीं है, क्योंकि वो जो परिस्थिति देख के आ रहा है उसको भूल नहीं पा रहा है, ठीक है, भूख नहीं। उसी समय उसे लड़के की माँ भूख नहीं कहना याद आ गया। वो जैसे उसने भूख नहीं कहा तो उसको वो लड़के की माँ ने जो बोला था कि मुझे भूख नहीं है बेटा, मैं सुबह को खाया था, हैं, अभी मुझे भूख नहीं है, वो बात उसको शरण आ गया, उसको याद आ गया। नौकर ने विनीत सर से पूछा, फिर विनती करके पूछना, विनीत सर से पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं, मैं आपके लिए थोड़ा दूध ले आऊं। दिलीप को गुस्सा आ गया, दिलीप, नौकर जो बार बार उसको खाने के लिए बोल रहा था, इसलिए दिलीप को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, उसने थोड़ा गुस्से में लाल पीला होकर बोला, क्यों भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, क्यों भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, ऐसे मतलब रूड आवाज में उन्होंने बोला, दूध ऐसी फालतू चीज है, दूध क्या कोई फालतू चीज है। नौकर कुछ ना समझ विस्मित खड़ा रहा, नौकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है, वो विस्मित सा खड़ा हुआ, आश्चर्य होकर खड़ा रह गया। दिलीप ने खींच कर कहा, जाओ जी, दिलीप ने फिर से बोला, जाओ जाओ तुम जाओ। मिट्टी के तेल की टिबरी के प्रकाश में देखा वो दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना ना चाहता था। मिट्टी के टिबरी के तेल के टिबरी के नीचे उसने जो दृश्य देखा था, वो जो केरोसिन वाले लैंप के नीचे का जो दृश्य, उस घर के जो दृश्य उसने देखा था, उसकी आंखों के सामने से वो हट नहीं रहा था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने ये पत्र भेजा है, और तभी छोटे भाई का प्रवेश होता है। प्रवेश करने के बाद वो दिलीप से पूछता है कि भाभी ने ये पत्र आपको भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया, और वो जो पत्र भेजा था वो पत्र दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला था। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। और जैसे ही उसने पत्र खोलकर पढ़ना चाहा तो पत्र के पहले लाइन में उसकी पत्नी ने लिखा है कि मैं इस जीवन में दुख ही झेलने के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब उसकी पत्नी ने बोला कि मैं इस जीवन में सिर्फ दुख ही झेल रहा हूँ। दिलीप ने आगे ना पर पत्र फाड़ कर फेंक दिया, और दिलीप को समझ में आ गया कि पत्र में क्या होगा। उसने और कुछ नहीं पढ़ा, पूरा पत्र को फाड़ कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए मतलब भारीपन महसूस होना है। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला। दिलीप ने बोला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। काश तुम जानती, तुम मतलब इधर में अपनी बीवी को बोल रही है, अगर तुम्हें पता होता कि दुख किसे कहती है, तुम्हारा ये रसीला दुख तुम्हें ना मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए, और तुम्हारा जो अभी का जो दुख है, तुम्हारा ये रसीला दुख है, ये शौकीन लोगों का दुख है, ये दुख अगर तुम्हें जिंदगी भर ना मिले तो तुम्हारा जिंदगी दुश्वार हो जाएगा, दुभर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये था आप लोगों का पाठ। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है, समझ में कोई किसी जगह पे किसी चीज़ का अर्थ जानने की ज़रूरत होता है, तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।